हाँ दोस्तों, जैसे कि आज हम स्टार्ट करते हैं। अ, जो क्लास स्टार्ट होगी द हिंदू के आज के न्यूज़पेपर में अगर देखें तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रही हैं, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें आई हैं, क्या नहीं आई हैं, के विषय में अगर हम जानें और समझने की करें, तो जो जो हमें चीज़ें मिलती हैं वो ये है कि आज क्या इम्पोर्टेंट रहा, मुद्दा क्या इम्पोर्टेंट रहा, क्या ऐसी चीज़ें आई जो ज़्यादा रीजनेबल रही और जो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही। वो भी यूपीएससी जैसे स्टेट पीएससी से संबंधित क्या ऐसी चीज़ें रहेंगी जो इम्पोर्टेंट थी। जैसे अगर हम देखें तो आज भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार एफटीए अर्थात इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अदर मेजर नेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड कम्प्रीहेंसिव यूपीएससी एनालिसिस अगर करें तो हमें ये चीज़ें मिलती हैं इनमें कि सभी सौदों पर सभी सौदों की जानी भारत और यूरोप संघ ने मुक्त व्यापार समझौते की अंतिम रूप दिया। अच्छा, क्या दिया, किस पेपर से इसकी प्रासंगिकता बनेगी, किस पेपर से क्या आने की, किस तरह के क्वेश्चन की संभावना बनेगी, इसके विषय में पहले हम जानेंगे। उसके पश्चात क्या न्यूज रही, क्या उसके बैकग्राउंड रहे, उन सब चीज़ों पे समझेंगे। अगर हम देखें तो यस पेपर में इसकी क्या प्रासंगिकता है, यस पेपर रिलेवेंस एंड वाई इम्पोर्टेंस, यह विषय जीएस पेपर के जो थर्ड पेपर और सेकंड पेपर अर्थात अगर सेकंड पेपर देख लें तो द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से जुड़े समझौतों से है और भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास व्यापार नीति जीएस पेपर थर्ड थर्ड से संबंधित है। तो अगर इन दोनों पेपर से ये जुड़ा हुआ है। हाँ, तीसरे पेपर में इंडियन इकोनॉमी वही तक है, इकोनॉमी वाला, आई आर वाला। लगभग 2 दशकों की बातचीत के बाद इस समझौते का संपन्न होना भारत विदेश व्यापार नीति में एक ऐतिहासिक मोड़ है जो विशेष रूप से वैश्विक संरक्षणवाद और राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच भारत की बाजार पहुंच और निवेश आकर्षण को फिर से परिभाषित करेगा। अच्छा, पोटेंशियल ऑफ यूपीएससी क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं अगर हम जो प्रीलिम्स में देख सकते हैं, स्पेसिफाइज द टैरिफ्स कंसेशन अंडर द इंडिया एफटीए, द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू वैलीज। भारत यूरोपीय संघ एफटीए के तहत टैरिफ रियायतों की विशेषताएं, ब्लू वैलीज अवधारणा, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पर रुख, इस पे क्या है, इस पे भी हम जानने की कोशिश बाद में करेंगे। ठीक, और फिर उसी के पश्चात अगर हम देखेंगे कि मुख्य परीक्षा में इसकी रणनीति क्या हो सकती है, किस तरह से प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। तो भारत यूरोप संघ मुक्त व्यापार समझौता न केवल एक आर्थिक दस्तावेज है बल्कि यह एक रणनीतिक साझेदारी है जो वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति को मजबूत करती है। क्या आप सहमत हैं? तर्क दीजिए। अगर सहमत नहीं है तब बताइए, सहमत है तब बताइए। क्लियर। अच्छा, अब चलते हैं, इन दो प्रकार की प्रासंगिकता इस न्यूज पेपर से बनेगी जो हम न्यूज पढ़ेंगे। अच्छा, न्यूज क्या है? अगर न्यूज को देखें तो भारत और यूरोपीय संघ ने 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान अपने मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने का घोषणा किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत का अब तक का सबसे बड़ा और अति महत्वाकांक्षी समझौता बताया, जबकि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन ने इसे सभी सौदों की जननी, मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया। ठीक, अब इसकी बैकग्राउंड क्या रही, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देख लें, क्या क्या बातें हो सकती। तो अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता जो है औपचारिक वार्ता पहली बार जो है 28 जून 2007 को शुरू हुई। जब 28 जून 2007 को ये वार्ता शुरू हुई थी
तो इस वार्ता में वस्तुओं, सेवाओं और निवेश के व्यापार को शामिल किया। 2015 अगर हालांकि अगर हम 15 राउंड्स 15वां दौर देखें तो बातचीत के बाद 2013 में डेटा सुरक्षा, सरकारी खरीद, शराब एवं ऑटोमोबाइल पर उच्च टैरिफ जैसे विवाद मुद्दों पर जो कारण थे वार्ता ठप हो गई थी। ठीक है। कोविड-19 के बाद की बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखलाओं ने विविधता लाने की आवश्यकता को देखते हुए मई 2021 में नेताओं ने बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की और जून 2022 में इसे आधिकारिक रूप से फिर से लॉन्च किया। 2024 में यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, जिसका वस्तुओं का व्यापार यूरोपीय $120 बिलियन भारत के कुल व्यापार का 11.5%। ठीक। अगर समझाने के लिए अन्य बातें हम देखें आपको, तो रणनीतिक प्रभाव व्यापक है जो न केवल टैरिफ कटौती बल्कि तकनीकी और पेशेवर सहयोग को भी शामिल करता है। अच्छा, टैरिफ रियायतें क्या क्या है पहले देखें। यूरोपीय संघ भारतीय निर्यात के 99.5% हिस्से पर टैरिफ हटा देगा, जो विशेष रूप से वस्त्र, चमड़ा, रत्न, आभूषण जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए फायदेमंद होगा। इन जो चमड़ा और रत्न से संबंधित आभूषणों के लिए फायदेमंद होगा, इसके बदले में भारत ने यूरोपीय आयात के 97.5% हिस्से पर रियायतें दी हैं, जिसमें यूरोपीय वाइन 150% से घटकर 20 से 30% और लग्जरी कारों 110% से घटकर 10% एक निश्चित कोटा के तहत की कीमतों में भारी कमी। अगर ये जो भारी कमी होगी, जो भारी कमी आएगी, इससे अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है जो ये कमी है, जो कमी हमें बताती है कि सेवा क्षेत्र की जो सेवा क्षेत्र की जो प्रक्रियाएं हैं वो कैसे इनमें जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज एरिया में कैसे हो रही है। सेवा क्षेत्र की जो गतिशीलता समझौते के तहत अगर देखी जाए, समझौते के तहत भारतीय सेवा प्रदाताओं को 144 ईयू उपक्षेत्रों, आईटी, इंजीनियरिंग, शिक्षा आदि में पहुंच मिलेगी। एक फ्यूचर रेडी मोबिलिटी फ्रेमवर्क के माध्यम से भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए 27 ईयू देशों में काम करने, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन के देशों में काम करने, पढ़ने की प्रक्रियाओं को सरल बनाया, जिसमें कि पहली बार यूरोपियन यूनियन स्तर पर इस तरह का व्यापक समझौता हुआ। प्रेम, अब अगर देखें तकनीकी सहयोग क्या क्या हो सकता है, सेमीकंडक्टर और एआई के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग हो सकता है, जैसे आपूर्ति श्रृंखलाओं से आगे बढ़कर उन्नत सेमीकंडक्टर विषम एकीकरण और चिप डिजाइन से संयुक्त अनुसंधान और विकास को संचालित करना। ठीक है। यह यूरोपीय एआई कार्यालय को भारत के राष्ट्रीय एआई मिशन से जोड़ता है ताकि सुरक्षित और मानव केंद्रित एआई विकसित की जा सके। जैसे अभी आपको हमने बोला, ब्लू वैलीज यह एक नियामक एन्क्लेव है जो भारतीय घटकों के मानकों को यूरोपीय मानकों के साथ संरेखित करता है, जिससे भारतीय उत्पादों को बिना अतिरिक्त प्रमाणीकरण के सीधा यूरोपीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में प्रवाहित होने की अनुमति मिलती है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये एक रेगुलेटरी है। इस रेगुलेटरी स्कोप दैट अलाइंस द इंडियन कंपोनेंट स्टैंडर्ड विद द यूरोपियन वंस, allowing to the Indian products
to flow the directly into European supply chain without new certification. अब क्या हुआ कि जब ये यहाँ का कोई प्रोडक्ट जाएगा, कहाँ जाएगा पूछा जाएगा, तो यहाँ का कोई भी प्रोडक्ट अगर जा रहा है तुम्हारे यूरोप में, तो यूरोप में जो सर्टिफिकेशन लगता था, अगर ब्लू वैलीज एक रेगुलेटरी इनक्लेव स्क्लेव है, अगर इसको हम कर लिए ब्लू वैली, तो इससे हमें नया सर्टिफिकेशन यूरोप में जाने के लिए जो प्रोडक्ट होते हैं भारतीय, उसके लिए जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलो अब वही कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कार्बन बॉर्डर सीवे। हालांकि यूरोपियन यूनियन ने भारत को कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म शुल्क से छूट नहीं दी है, लेकिन समझौते ने इसके कार्यान्वयन पर तकनीकी संवाद, टेक्निकल डायलॉग और भविष्य में मिलने वाली किसी भी छूट को भारत तक विस्तारित करने का आश्वासन दिया गया। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के विषय, ठीक है, समरी अगर देख लें क्या क्या बातें हो सकती। अगर हम क्या क्या बातों पे आके हम इस चीज़ों पे देखें और समझें, तो जो समरी हो सकती है एरिया में देखें कि व्यापार, वस्तुओं का व्यापार, गुड्स ट्रेड, तो भारत के लिए लाभ 90.5% निर्यात पर शून्य शुल्क, लेकिन यूरोपीय संघ के लिए लाभ 97.5 पर आयात पर शुल्क कटौती। सेवा क्षेत्र में 144 उप क्षेत्रों में बाजार पहुंच होगी, 102 उप क्षेत्रों में बाजार पहुंच होगी। गतिशीलता पेशेवरों और छात्रों के लिए आसान वीजा हो जाएगा इंडिया के लिए। भारतीय प्रतिभा और कौशल तक पहुंच हो जाएगी यूरोप की। ठीक है, तकनीकी एआई और सेमीकंडक्टर में संयुक्त R&D उच्च तकनीकी वाली वस्तुओं के लिए इसका। अच्छा, टेक्नोलॉजी ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर, सेमीकंडक्टर्स की ओर भारत के लिए जो लाभ होगा। वहीं अगर यूरोपीय संघ के लिए लाभ देखें तो नया बाजार खुल जाएगा हाई टेक्नोलॉजी गुड्स से संबंधित। और अगर स्ट्रैटेजिक देखें तो यूएस टैरिफ दबाव के खिलाफ बफर अगेंस्ट द यूएस टैरिफ प्रेशर, जो यूएस टैरिफ प्रेशर दे रहा है, तो लाभ उसको क्या होगा इससे इनसे एग्रीमेंट होने के पश्चात, तो इनका क्या होगा कि यूएस जो उनको प्रेशर देता रहता है टैरिफ का, उससे इनको राहत मिलेगी। चीन पर निर्भरता भी कम होगी, किसकी, यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन को यह लाभ मिलेगा कि चीन पर निर्भरता कम देखने को मिलेगी, लेकिन वहीं पर भारत को यह लाभ मिलेगा कि अब जो टैरिफ का ज्यादा प्रेशर देते थे यूएस वाले, वो प्रेशर उनको कम होगा। अच्छा, पीटी में यहाँ से क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं? अगर हम पीटी में देखें क्वेश्चन, तो भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यह समझौता यूरोपीय संघ को भारतीय कृषि और डेयरी क्षेत्रों में पूर्ण पहुंच प्रदान करता है। दिस एग्रीमेंट प्रोवाइड्स द ईयू फुल एक्सेस टू इंडियन एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर। First of all, the Blue Valley Initiative aims to enhance the maritime security and protection trade and routes in Indian Ocean. The agreement also provides the Indian work right to the dependent and family member of Indian professional, which are the above statement correct. ठीक है, अब अगर हम देखें कि एग्रीमेंट 3 की ओर चलें, तो ये ऑप्शन 3 होगा, अर्थात एग्रीमेंट 3 बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर हम इसमें एक्सप्लेनेशन की ओर देखें, भारत ने भारत ने अपने कृषि और डेयरी क्षेत्रों के संवेदनशील मानकर संरक्षित रखा है। ब्लू वैलीज एक नियामक ढांचा है, न कि समुद्री सुरक्षा पहल, एक रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है। समझौते पेशेवर परिवारों को अधिकार देता है। इंडिया हैज केप्ट इट्स एग्री एंड डेयरी सेक्टर प्रोटेक्टेड एज सेंसिटिव। ब्लू वैलीज is a regulatory framework, not a maritime initiative.
डील ग्रांट्स टू राइट प्रोफेशनल मैवलीज। अच्छा, यहाँ से मेंस के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? अगर मेंस के क्वेश्चन पॉसिबिलिटी जो बनते हैं कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपन्न हुआ एफटीए केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि यह उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में दोनों शक्तियों के बीच गहरे होते रणनीतिक विश्वास का प्रतीक है। भारत की रण भारत की रणनीति स्वायत्तता स्ट्रेटजी ऑटोनॉमी के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करें। The FTA concluded between India and the EU is not merely a trade agreement but a symbol of deepening strategic trust between the two powers in the emerging global border. Critically examine this statement in the context of India's strategic autonomy. अब यूजीसी को समानता को बढ़ावा देना, नियम 2024 कंपेस अगर देखें तो यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 कैंपस इंक्लूजन एंड कंट्रोवर्सी की बात जो चल रही है, ये जो पेपर संबंधित है जीएस पेपर, तो उससे इसकी रिलेवेंसी बढ़ जाती है। उसी के साथ साथ ये जो जीएस पेपर 2 है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज होती है वो क्या है। जैसे हम देखते हैं कि सोशल जस्टिस संबंधित है, एजुकेशन है, वेलफेयर ऑफ वल्नरेबल सेक्शन है एंड गवर्नेंस है। तो अब इससे संबंधित जो शिक्षा पूछी जाती है, इन लाइट ऑफ इंक्रीजिंग इंसिडेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टूडेंट सुसाइड इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड दीज रेगुलेशन रिप्रेजेंट एंड essential regulatory intervention to ensure the social equality on campuses. ठीक है। How the controversy over the definition and mechanism reflect the ongoing tension between the equity and merit. समानता समानता और संघर्ष जो चलते हैं निरंतरता के बीच, उसके विषय में बता रहा है कि समानता और योग्यता, समानता क्या है, योग्यता क्या है। अब पोटेंशियल जो यूपीएससी के क्वेश्चन आने की होती है वो कहाँ से होती है कि प्रोविजन ऑफ यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026, composition of equal opportunity centers and the role of ombudsperson। ठीक है। यूजीसी समानता विनियमन 2026 के मुख्य प्रावधान समानता अवसर केंद्र की संरचना को और लोकपाल। ठीक है। अब अगर मुख्य परीक्षा में संस्थागत विवाद जो हो सकते हैं, एड्रेसिंग द इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म रिक्वायर्स more of the cultural shift than the mere paper regulation. Discuss the challenges of eliminating caste-based discrimination in higher education institute context of recent UGC equity regulation. अभी जो हालिया के यूजीसी पक्ष में बात हो रही है, तो वो मेन कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ है आपका कि वो हायर एजुकेशन में जो कास्ट बेस्ड चीजें हो रही हैं, जातिवाद की बात हो रही है, वो बातों के लेके आया हुआ है। न्यूज क्या था उसके देखते हैं। The University Grant Commission has notified the new 2026 regulation to promote equity, inclusion, and discrimination-free environment in higher education institute. संबंधित The Union Minister Dharmendra Pradhan has assured MS protest that these rules are within the constitutional framework, no one will be discriminated against। ठीक है। तो मतलब जो ये नियम बने हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल के दायरे में है, और संविधान के दायरे में कोई चीज बनती है वो सही होती है, और सभी को संविधान मानना भी चाहिए। एक अच्छे नागरिक होने के नाते संविधान का सभी को सम्मान करना चाहिए, और अगर संविधान के अकॉर्डिंग चीजें हैं तो सभी चीजें होंगी। धरातल पर कैसे हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है, तो चीजें बहुत हद तक वो होंगी। और इस पे अगर हम समझना चाहें तो आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव शिकायतों में 118% की वृद्धि हुई थी। 2019-20 में 173 से बढ़ के 2024 में 373 हो गई थी, 378 हो गई थी। अगर हम इसेंशियल पॉइंट देखें तो जाति, नैरो डेफिनेशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, नए नियमों में जाति आधारित भेदभाव को केवल अनुसूचित जाति SC ST और OBC के खिलाफ किए गए भेदभाव के रूप में परिभाषित किया गया है। यही वह बिंदु है जहां सामान्य वर्ग के छात्र के अन्याय का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि वे इस दायरे से बाहर हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि वहां पे
मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये कह दिया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चीजें होंगी। जब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि इस दायरे में जो आएंगे अनिवार्य जो मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, प्रत्येक संस्था को एक समान अवसर स्थापित करना होगा जिसके तहत एक समान समिति शिकायतों की जांच करे। ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें तो समयबद्ध कार्रवाई शिकायतों पर सीमित समिति को 24 घंटे के भीतर बैठक करनी होगी, 15 कार्य दिवसों की रिपोर्ट सौंपनी होगी, संस्थान को 7 दिनों के भीतर कार्यवाही शुरू करनी होगी। छोटी शिकायतों का दंड का अभाव, लैक ऑफ द पेनल्टी फॉर फॉल्स कंप्लेंट्स। प्रारंभिक ड्राफ्ट में छोटी शिकायतों के लिए दंड का प्रावधान था, लेकिन अंतिम नियमों में इसे हटा दिया गया है, जिससे दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही है। कि मतलब पहले झूठी शिकायतें होती थी तो उसमें पनिशेबल थी, लेकिन अब पनिशेबल नहीं है। सख्त दंड, अनुपालन न करने वाले संस्थानों को यूजीसी से मिलने वाले अनुदान से वंचित किया जा सकता है, नए कार्यक्रम शुरू करने से रोका जा सकता है और उनकी मान्यता तक रद्द की जा सकती है। अब एस्पेक्ट्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, अभी जो 2026 के रेगुलेशन क्या है। ओबीसी का समावेश स्पष्ट उल्लेख नहीं है 2012 के रेगुलेशन में, लेकिन यहाँ पर अनिवार्य सुरक्षा के दायरे में। और अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व विस्तारित विस्तृत उत्तरदायित्व, संस्थान प्रमुख सीधे जिम्मेदार हो। कार्यान्वयन तंत्र जो होंगे केवल सलाहकार, यहाँ पे कानूनी रूप से बाध्यकारी और दंडात्मक, लीगली बाइंडिंग एंड पनिटिव हो। मॉनिटरिंग जो होगी वीक मॉनिटरिंग होती थी, लेकिन नेशनल लेवल मॉनिटरिंग कमेटी एंड ऑम्बड्स पर्सन। अच्छा, अगर हम प्रश्न देख लें, अभ्यास प्रश्न इसमें कैसे बन सकते हैं। तो यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना, विनियमन 2026 के संदर्भ में रेगुलेशन निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन एचईआई रेगुलेशन 2026। यह विनिमय समझौता ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों पर भी लागू होते हैं। पहला, समानता समिति का नेतृत्व अनिवार्य रूप से संस्थान के सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर द्वारा किया जाना चाहिए। संस्थान को प्रत्येक विभाग में कम से कम एक समानता दूत नामित करना आवश्यक है। उपयुक्त में से कौन ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अगर देखें तो ऑप्शन की ओर ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्याख्या, नियम ऑनलाइन छात्रों पर लागू होते हैं। समानता समिति की अध्यक्षता संस्थान के प्रमुख कुलपति द्वारा की जाती है, न कि केवल वरिष्ठ प्रोफेसर द्वारा। कुलपति, प्रत्येक विभाग में समानता दूत होना अनिवार्य है। इसका मतलब इन ऑप्शन ए बी जो ऑप्शन है करेक्ट है। ठीक है, आपको बता दिया बी ऑप्शन करेक्ट, 1 एंड 2 इज करेक्ट। 1 एंड 2 इस विनिमय ऑनलाइन पर भी होता है। तीसरा, प्रत्येक विभाग में कम से कम एक समानता दूत होनी चाहिए। चलिए, अब जब इसको कर लेते हैं तो मेंस के क्वेश्चन कैसे बन सकते। कैंपस में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की खोज में विनियामक ढांचे को संरक्षण और प्रक्रियागत निष्पक्षता, प्रोसीड्यूरल फेयरनेस के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना चाहिए। हाल के यूजीसी विवाद के आलोक में चर्चा करें। अब विकसित भारत जी राम जी, वो इसको पहले बता दिए हैं कि ये जीएस पेपर जो आपका है सेकेंड और थर्ड के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। अब सेकंड और थर्ड के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि केंद्र और राज्यों द्वारा कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजना, पेपर सेकंड। और थर्ड में देखें तो समावेशी विकास और उससे उत्पन्न मुद्दे जो हैं ये पेपर थर्ड से संबंधित है। इससे विश्व को सबसे बड़ा रोजगार गारंटी कार्यान्वयन माना जाता था, उसका स्थान लेना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे और केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के एक बड़े बदलाव का संकेत है। ठीक है, तो ये न्यूज है, हम देखते हैं ये इस पर्सपेक्टिव से ज्यादा महत्व है। अब क्या सवाल है, पोटेंशियल यूपीएससी की क्या परीक्षा में बन सकती है, ये किस टाइप का। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत गारंटीकृत कार्य दिवसों की संख्या, फंड शेयरिंग अनुपालन, 60-40 रेशियो, राज्य विराम पास अवधि प्रावधान, प्रीलिम उसी में मुख्य परीक्षा, आधिकारिक मिशन आधारित दृष्टिकोण की ओर, राइट बेस्ड अप्रोच टू द मिशन बेस्ड।
approach maybe impact the agency of the ruler poor. Examine the statement in the context of implementation of the new act replacing the MZ अरे तो पहले ये राइट बेस्ड अप्रोच था, अब मिशन बेस्ड अप्रोच। अब इसमें किस तरह का समाचार क्या था ये देखें। भारत के राष्ट्रपति ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी 2025 को अपनी सहमति दे दी, जिससे 2005 का एमजी नरेगा अधिनियम आधिकारिक रूप से निरस्त हो गया। ठीक है, नया कानून ग्रामीण परिवारों के लिए गारंटीकृत मजदूर रोजगार को 100 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया। ठीक है, 125 दिन प्रति वित्तीय वर्ष कर दिया। अब इसका अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट देखें तो मनरेगा को 2005 में ग्रामीण भारत के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में पेश किया गया था, लेकिन वहीं पे देखें पिछले कुछ वर्षों में इसमें फर्जी जॉब कार्ड, मशीनों के उपयोग और भुगतान में देरी जैसी संरचनात्मक कमियां देखी गई। सरकार का तर्क है कि अब ग्रामीण आजीविका अधिक विविध हो गई है, इसलिए केवल राहत के बजाय उत्पादक संपत्ति निर्माण और विकास भारत 2047 के दृष्टिकोण से एक नए ढांचे की आवश्यकता है। अगर इसेंशियल पॉइंट फॉर अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो फंडिंग का स्वरूप, मनरेगा एक मांग आधारित केंद्रीय क्षेत्र की योजना थी, जबकि नया अधिनियम केंद्र प्रायोजित योजना है। तो ये जो मनरेगा था डिमांड ड्राइवन था, लेकिन ये अब क्या हो गया है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। अब आगे देखिए, इसमें लागत केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में साझा किया जाएगा, और वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में देख लें तो 90:10 के अनुपात में जो राज्यों पर अधिक बोझ डाल सकता है। अब क्या था कि पहले का ये था डिमांड ड्राइवन, अब यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होता जा रहा है, सप्लाई ड्राइवन। ठीक है, तो डिमांड से सप्लाई की। अब 60 दिनों का विराम, खेती के पीक सीजन बुआई और कटाई के दौरान राज्य 60 दिनों के लिए सार्वजनिक कार्यों को रोक सकते हैं ताकि किसानों को मजदूर मिल सके। ठीक है, 4 प्राथमिकता वाले वर्टिकल अगर हम देखें, जाल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा और चरम मौसम की घटनाओं को कम करने के लिए एक विशेष कार्य। प्रशासनिक व्यय अगर देखें, कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए प्रशासनिक व्यय की सीमा 6% से बढ़ाकर 9% कर दी गई है। ठीक है, अब वहीं पर तकनीक निगरानी क्या हो सकती है इनकी, एआई, बायोमेट्रिक्स और जीपीएस आधारित वास्तविक समय की निगरानी को अनिवार्य किया गया है, जब ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। ठीक है, वहीं पे अगर हम देखें कि प्रोविजन क्या थे मनरेगा के और बिजी विकसित भारत जी राम जी, तो ग्रांटीकृत कार्य जो 100 दिन का था अब 125 दिन हो गया। वित्तीय अनुपात, फाइनेंशियल रेशियो जो 100% मजदूरी वहन करता था, अब 60 और 40 और 90 और 10 का विभाजन हो गया। ठीक है, कृषि श्रम सुरक्षा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था, लेकिन 60 दिनों का अनिवार्य विराम विकल्प दिया गया है। योजना का स्तर जो ग्राम सभा पे था, यहाँ विकसित ग्राम पंचायत योजना और पीएम गति शक्ति एकीकरण पर बल दिया गया। अगर इसमें प्रश्न बनने की संभावना होगी यूपीएससी में, तो किस तरह के प्रारंभिक प्रश्न बन सकते हैं, वो ये है कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अगर हम देखें तो इसमें यह अधिनियम मनरेगा की पूरी तरह से निरस्त करता है, गलत। मनरेगा को पूरी तरह से निरस्त करेगा। इसके तहत केंद्र सरकार सभी राज्यों के लिए मजदूर का 100% वहन करना जारी रखेगी। अधिनियम चरम मौसम की घटनाओं को कम करने के लिए विशेष कार्यों का प्रावधान है। यहाँ मांग को 15 दिनों के भीतर काम नहीं किया जाएगा तो बेरोजगारी भत्ता बरकरार की जाएगी। तो ऑप्शन इसमें बी। अब ऑप्शन बी इसलिए क्यों सही है, देखो यहाँ पे इसके तहत केंद्र सरकार सभी राज्यों के लिए मजदूरों का 100% वहन जारी रखेगी। इसमें क्या है, ऑप्शन कौन से गलत है, और तीनों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि यह क्या करेगी, पूरी तरह से निरस्त कर देगी, पहली चीज।
चरम मौसम की घटनाओं को कम करने के लिए विशेष कार्यों का प्रावधान करेगी, जहां पे कटाई बुआई होगी। 15 दिनों के भीतर काम नहीं दिया जाता तो बेरोजगारी भत्ता प्रकार रखा है। ठीक है। तो व्याख्या नए अधिनियम के तहत यह एक एसएस योजना है और गलत लागत साझा की जाएगी। 100% मजदूरी का भुगतान अब केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है। अब अगर देखें तो इसमें जो है, अब सहकारी संघवाद को भावना को बनाए रखते हुए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, भावना को बनाए रखते हुए ग्रामीण विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना भारत की एक विकसित रणनीति के लिए एक चुनौती है। हाल में मनरेगा को नए अधिनियम से बदलने के संदर्भ में चर्चा करें। अब जनगणना 2027 डिजिटल परिवर्तन आउटसोर्सिंग सेंसस 2027 दे, ये जीएस पेपर सेकंड से जुड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंस एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस से संबंधित है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी और ई गवर्नेंस से संबंधित है। प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न आने की पॉसिबिलिटीज होती है प्रीलिम्स में, वो कहाँ, फेज ऑफ सेंसस 2027, पावर ऑफ रजिस्टर्ड जनरल एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसस एज अ सर्विस। वहीं पर अगर हम मेंस की परीक्षा में देखें तो आउटसोर्सिंग in digital census to the private sector in a balancing act between the administrative efficiency and data security exam। तो अब न्यूज क्या है? न्यूज ये, भारत की पहली डिजिटल जनगणना 2027 के लिए सरकार ने घोषणा की है कि वह अधिकारियों की सहायता के लिए निजी क्षेत्र से तकनीकी कर्मचारियों को आउटसोर्स करेगी। रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण ने राज्यों को सूचित किया कि इस कदम को उद्देश्य डेटा को सीधा क्षेत्र से डिजिटाइज करना है, ताकि रिकॉर्ड समय में परिणाम जारी किए जा सके। ठीक है। अगर हम बैकग्राउंड देखें इसका, तो 2011 की बात, भारत में जनगणना का काम 2021 में होना था, लेकिन महामारी के कारण इसमें अत्यधिक देरी हुई। ठीक है। और दिसंबर 2025 में केंद्रीय कैबिनेट ने 11,718.24 करोड़ की अनुमति लागत के साथ जनगणना 2027 को संचालन को मंजूरी दी। यह अभ्यास 2 चरणों में होगा, हाउस लिस्टिंग 2026 और वास्तविक जनसंख्या गणना फरवरी 2027। अब अगर हम देखें, समझने तुम्हारे आप लोगों के समझने के लिए अदर पॉइंट्स, तकनीकी जनशक्ति लगभग 18,600 तकनीकी सहायकों को 18 महीने के अनुबंध पर नियुक्त किया जाएगा, जिन्हें अधिकतम 25,000 प्रति माह वेतन मिलेगा। डिजिटल नवाचार प्रगणक मुख्यतः सरकारी शिक्षक अपने मोबाइल फोन पर ऐप का उपयोग करेंगे। जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली की एमएमएस और हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर जैसे वेब ऐप का उपयोग वास्तविक समय की निगरानी के लिए किया जाएगा। स्वगणना पोर्टल, पहली बार नागरिकों के पास खुद को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत करने का विकल्प होगा। ठीक है। लगभग 31 लाख प्रगणकों को 25,000 का मानदेय दिया जाएगा और प्रत्येक को 75,800 लोगों का सर्वेक्षण करना। 7500 जनगणना सेवा के रूप में खास मंत्रालयों को स्वच्छ और मशीन पठनीय प्रारूप में डेटा प्रदान करेगी। ठीक है। सेंसस एज अ सर्विसेज, अब हम देखें आइटम क्या था और विवरण क्या। कुल लागत जो आएगी 11,718.24 करोड़ रुपए की आएगी। नंबर ऑफ इनोमिनेटर्स जो होंगे 30 से 31 लाख होंगे, और टेक्निकल स्टाफ जो होंगे 18,600 होंगे। और वहीं पर डाटा कलेक्टिव मोड जो होगा वो मोबाइल ऐप और सेल्फ इनोमिनेशन होगा। अब इसमें पीटी के क्वेश्चन जो पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज होती है कि जनगणना 2027 के लिए जनगणना सेवा के रूप में मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनगणना डेटा को निजी विज्ञापन कंपनियों को बेचना, मंत्रालय को नीतिगत निर्माण के लिए एक मशीन पटनी तत्काल डेटा उपलब्ध कराना, गुड, विदेशी को साथ जनगणना डेटा साझा करना, जनगणना को एनजीओ। तो बी ऑप्शन इज
करेक्ट। अब इसमें ये ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम यहाँ पे देखें ऐसा क्यों है, ठीक है, तो व्याख्या में अगर देखें, जनगणना सेवा के रूप में मॉडल जनगणना 2027 एक डिजिटल और डेटा आधारित शासन मॉडल है। इसका उद्देश्य पारंपरिक 10 वर्षीय स्थिर जनगणना की गतिशीलता और वास्तविक समय नीति समर्थन प्रणाली में बदलना है। यह यह जो मॉडल जनगणना डेटा को मशीन पठनीय बनाता है, ठीक है, और विभिन्न मंत्रालय विभागों के साथ इंटर ऑपरेबल, इससे सरकार को मदद मिलती है। साक्ष्य आधारित नीति निर्माण में लक्षित कल्याण योजनाओं के लिए बेहतर क्रियान्वयन, ठीक है, डिजिटल गवर्नेंस को सशक्त करने में। अच्छा, मुख्य परीक्षा में इससे वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जनगणना केवल सिरों की गिनती नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक रूपरेखा तय करती है। अगर राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक रूपरेखा यह तय करती है, भविष्य की रूपरेखा है, इस कथन के प्रकाश में डिजिटल जनगणना के संभावित लाभों और डिजिटल विभाजन से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण करें। अब अनुच्छेद 324 और चुनावी अधिकार नागरिकता का प्रश्न जो हो सकता है, अगर इस पे हम देखें पांचवा, तो ये जीएस पेपर जो हमारा है वो सेकंड पेपर से संबंधित है। सेकंड पेपर में जैसे आपको साइलेंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, भारतीय संविधान विशेषता महत्वपूर्ण प्रावधान से संबंधित बातें दी जाती है। मतदाता सूची में बने रहने के अधिकार की कानूनी प्रकृति पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई यह तय करेगी कि राज्य नागरिकता के आधार पर मतदाता पंजीकरण को कितनी सख्ती से नियंत्रित कर सकता है। अच्छा, क्या सवाल है परीक्षा। अनुच्छेद 326 के तहत मतदान की योग्यता जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 धारा 16 और 19 मतदान के अधिकार को संवैधानिक स्थिति जो देती है। मुख्य परीक्षा, क्या भारत में मतदान का अधिकार एक मौलिक अधिकार होना चाहिए? हाल के अदालती तर्कों के संदर्भ में इस पर चर्चा करें। यह योग्य अधिकार माना जाना है। यह जो भारत निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय को बताता है कि मतदाता सूची में पंजीकरण एक योग्य अधिकार और मतदाता को सूची में बने रहने के लिए भारतीय नागरिकता की शर्त को निरंतर पूरा करना होगा। यह सुनवाई बिहार में चल रहे विशेष गहन संशोधन SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभ्यास खिलाफ पर दायर याचिका के दौरान शुरू हुई। बैकग्राउंड, अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, लेकिन इसे कानून द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन रखता है। बिहार और असम जैसे राज्यों में अवैध प्रवासियों की पहचान करने और चुनावी शुद्धता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग विशेष सत्यापन अभियान SIR चला रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में कहा कि इस प्रक्रिया के बाद 4 से 5 लाख मियां बंगाली भाषी मुस्लिम वोट हटा दिए जाएंगे। अगर हम अदर बात देखें, योग्यता अधिकार बनाम पूर्ण अधिकार की बात, योग्यता आयोग का तर्क है कि मतदान का अधिकार स्वतः प्राण नहीं होता, स्वतः प्राप्त नहीं होता, यह नागरिकता और पात्रता के साझ पर निर्भर होता है। Election Commission argues that the right to vote is not automatic, it depends on proof of citizenship and eligibility. चुनाव निरंतर सत्यापन, चुनाव में आयोग में स्पष्ट किया कि यह एक बार नाम दर्ज होने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति हमेशा के लिए वह रहेगा, खासकर यदि वह बाद में अयोग्य हो जाता है तो। उद्देश्य क्या है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का? आयोग के अनुसार यह नागरिकता का निर्धारण करने के लिए ही नहीं, बल्कि केवल पात्रता का सत्यापन करने के लिए है। अब संवैधानिक इतिहास, determination, the purpose of the, according to the EC, this is not for the determination of the citizenship but only for the verification of eligibility. कॉन्स्टिट्यूशनल 61 संविधान संशोधन 1988 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी।
अगर पूछे तो 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988, 21 to 18 ईयर्स। तो लेकिन नागरिकता की बुनियादी शर्त अपरिवर्तित रही। न्यायिक निर्णय ज्योति बसु और पीयूसीएल जैसे मामलों में अदालतों ने मतदान को एक वैधानिक अधिकार, स्टेचुटरी राइट माना है, न कि अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार। अब देखें हम कानूनी अधिकार देखें, प्रावधान 326 वयस्क मत का अधिकार, लेकिन अभी अब महत्व देखें, मतदान के अधिकार का संवैधानिक स्रोत है। आरपीए 1950 धारा 16, आरपीए एक्ट 1950 सेक्शन 16, ये डिस्क्वालिफिकेशन को बताता है, गैर निवास मानसिक अस्वस्थता अपराध। ठीक है। अब वहीं आप बताएं कि आरपीए रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1950 धारा 19 पंजीकरण की शर्तें बताता है, 18 वर्ष प्लस सामान्य निवास। वहीं पे आरपीए एक्ट 19 जो है रजिस्ट्रेशन वही वही बताए, विशेष गहन एसआईआर अब सत्यापन अभ्यास, चुनावी धोखाधड़ी और अवैध वोटों को रोकना। क्वेश्चन कैसे बन सकता है यहाँ पे अगर हम देखें तो पीटी के क्वेश्चन किस तरह, यह एक मौलिक अधिकार है। भारत में मतदान के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक मौलिक अधिकार है जिसकी गारंटी संविधान के भाग 3 के तहत दी गई है। या दूसरा, एक व्यक्ति को भारत का नागरिक है, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है लेकिन 10 साल से विदेश में रह रहा है, वह मतदान के लिए पात्र नहीं है। संसद के पास मतदान के अधिकार को विनियमित करने और योग्यता निर्धारित करने की शक्ति है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। केवल 3 ही करेक्ट है। अर्थात मतदान एक संवैधानिक और वैधानिक अधिकार है, मौलिक नहीं। ठीक है, फंडामेंटल नहीं है बल्कि एक संवैधानिक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैच्यूटरी राइट है, नॉट अ फंडामेंटल। तो एनआरआई कैन वोट अंडर द सर्टेन कंडीशन, आर्टिकल 327 एम्पावर्स पार्लियामेंट। अच्छा, तो जब ये है तो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? चुनावों की शुद्धता लोकतंत्र के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि एक स्वयं मतदान का अधिकार। भारत में मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रियाओं और उनसे जुड़ी सामाजिक राजनीतिक चिंताओं के संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण की। द प्योरिटी ऑफ द इलेक्शन इज द वाइटल फॉर डेमोक्रेसी एज द राइट टू द वोट इटसेल्फ क्रिटिकली एनालाइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्टोरल रोल, रिवीजन, प्रोड्यूसर एंड एसोसिएटेड सोशियो पॉलिटिकल कंसर्न इन इंडिया। अगर हम देखें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एंड रूपी पॉलिसी इम्प्लीकेशन, तो जीएस पेपर 3 से संबंधित और जीएस पेपर 2 से संबंधित है। तो अगर 3 से देखें विकास और रोजगार और मुद्रा बैंकिंग, और जीएस पेपर 2 से देखें हितों पर विकसित नीतियों का प्रभाव, इनसे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं इसमें। अगर इनसे संबंधित प्रश्नों को हम देखें तो जो आ सकते हैं वो टॉपिक हो सकते हैं क्या? भारतीय रुपये का अवमूल्यन केवल बाजार की ताकतों का परिणाम नहीं है बल्कि वैश्विक व्यापार, युद्धों और रणनीतिक संरेखण का प्रतिबिंब है जो भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए पैदा करता है। प्रारंभिक परीक्षा में जो पूछे जा सकते हैं वो ये हैं कि रियल क्या है, रियल एक्सचेंज एक्सपोर्ट रेट क्या है, कैपिटल आउटफ्लो क्या है, विनियमन दर प्रबंधन और आरबीआई की भूमिका, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, कैपिटल आउटफ्लो एंड आरबीआई रोल इन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। अगर मुख्य परीक्षा में तो द सॉल्यूशन ऑफ फॉलिंग रूपी लाइज नॉट जस्ट इन मॉनेटरी पॉलिसी बट ऑल्सो इन डिप्लोमेसी। दिस इज हाउ ग्लोबल ट्रेड टेंशन इम्पैक्ट द इंडिया डोमेस्टिक इकोनॉमी। व्हाट इज न्यूज? न्यूज क्या है? पूर्व आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन ने विश्लेषण किया है कि भारतीय रुपए में हालिया गिरावट अप्रैल 2025 से लगभग 6% मुख्य रूप से अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% आयात शुल्क और भू राजनीतिक तनाव के कारण होने वाले पूंजी बहिर्वाह कैपिटल आउटफ्लो से प्रेरित है। उनका कहना है कि रंगराजन जी का कि जो टैरिफ लगाई गई है तो उसके कारण भारतीय रुपए में गिरावट देखी जा रही है, और जो टेंशन है, पॉलिटिकल टेंशन, भू राजनीतिक पॉलिटिकल टेंशन है, उससे भी संबंधित ये चीजें हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशन। अच्छा, बैकग्राउंड देखें। भारत की जीडीपी विकास दर 7.4% पर मजबूत है और मुद्रास्फीति 1.33 पर बहुत कम है, फिर भी रुपया दबाव में है।
2024 के दौरान भारत में 10.6 बिलियन डॉलर की शुद्ध पूंजी प्रवाह था, जो कि 2025 की समान अवधि में 3.9 बिलियन डॉलर के शुद्ध बहिर्भाव में बदल गया। ठीक है, अगर हम इसेंशियल पॉइंट देखें अंडरस्टैंडिंग, टैरिफ का हथियार के रूप में उपयोग। अमेरिका ने रूसी तेल आयात और ईरान के साथ व्यापार के बहाने भारत पर भारी शुल्क लगाए हैं, जिससे निवेशकों में डर पैदा हुआ है। आरबीआई का हस्तक्षेप। आरबीआई रुपये को किसी निश्चित स्तर पर नहीं रखता, बल्कि केवल वोलाटिलिटी, अस्थिरता को नियंत्रित करता है, ताकि गिरावट धीमी और सुचारू रूप हो। और वहीं पे अगर हम देखें तो अवमूल्यन, अवमूल्यन का नुकसान। तो चूंकि भारत के निर्यात में आयातित इनपुट की अधिक मात्रा है और कच्चे तेल का आयात 25%, कुल माल के आयात महंगा जो हो जाता है, कुल माल के आयात का जो है 25% महंगा हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि महंगा हो जाएगा, इसलिए रुपए में रुपए गिरने से निर्यात से अधिक लाभ नहीं होगा, बल्कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी। समझ में आ रही है बात? क्योंकि भारत के निर्यात में आयातित की मात्रा अधिक है, आने वाला मात्रा अधिक है। कच्चे तेल का जो आयात है वो 25% है, तो महंगा हो जाएगा। तो इसलिए जो रुपए गिरने से निर्यात को अधिक लाभ नहीं होगा, बल्कि मुद्रास्फीति बढ़े। तो जो एक्सपोर्ट होगा उसमें लाभ नहीं होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। और अगर डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन देखो कि गिरावट आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों के बजाय भू राजनीतिक कारणों से है, इसलिए अमेरिका के साथ एक व्यापारिक समझ विकसित करना ही अस्थायी समाधान है। अच्छा, हम देखें क्या कारक हो सकता है और करंट स्टेटस क्या है, इम्पैक्ट क्या पड़ सकते हैं इनके। तो अगर हम इस पे बात करें तो नेट कैपिटल फ्लो जो हो रहा है $3.9 हो रहा है, अगर प्रेशर ऑन स्टॉक मार्केट ऑन रुपी पड़ रहा है, अर्थात शेयर बाजार और रुपए पर दबाव पड़ रहा है। इन्फ्लेशन देखें तो 1.33 लक्ष्य से कम है, आयातित वस्तुओं के कारण बढ़ने का जोखिम है। विकास दर देखें 7.4, विदेशी निवेश के लिए आकर्षित रहने की संभावना है। अच्छा, प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन, यदि भारत रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तेजी से गिरता है तो इसका तत्कालिक परिणाम क्या होगा। भारत का चालू खाता CAD कम हो जाएगा, कच्चे तेल के आयात का बिल बढ़ जाएगा, भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवास FPI में भारी वृद्धि होगी, निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में आयातित सामग्री की लागत घट जाए। इसमें ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन होगा बी, अर्थात कच्चे तेल के आयात बिल बढ़ जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या आज की वैश्विक दुनिया में विनिमय दर प्रबंधन केवल एक केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी नहीं रह गई है। चर्चा करें कि कैसे भू राजनीतिक कारक राष्ट्रीय मुद्राओं की स्थिरता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, अब एसिड हमला और न्यायिक निवारण, सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख। एसिड अटैक एंड जुडिशियल डिटरेंस स्ट्रिक्ट स्टैंस। अगर हम देखें एसिड हमले पे बात करें तो वो जो होता है, सर्वोच्च न्यायालय ने सिफारिश की, जो एसिड हमला जो है ये पेपर सेकंड से संबंधित है, न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यपालिका कार्यप्रणाली और समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने सिफारिश की है कि एसिड हमलावरों की संपत्ति को जब्त किया जाना चाहिए और पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए उनकी नीलामी की जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि ऐसे अपराधों के लिए दंडात्मक उपाय कानून के अक्षरों से परे और अत्यंत कष्टदायक होने चाहिए। CGI Suryakanth stated that punitive measures for such crimes must go beyond the letters of the law and be extremely painful. अब जैसे बैकग्राउंड क्या है, न्यायालय शाहीन मलिक को एक एसिड हमलावर सर्वाइवर और कार्यकर्ता हैं की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने पीड़ितों के पुनर्वास और त्वरित न्याय की मांग की है। एक वहीं पे 15 उच्च न्यायालयों की रिपोर्ट के अनुसार एसिड हमलों के सर्वाधिक लंबित मामले उत्तर प्रदेश 198 और पश्चिम बंगाल 160 में है। तो ये जो समझाने की अन्य बातें अगर देखें तो दोषियों की संपत्ति का आर्थिक उपयोग। अदालत ने सुझाव दिया कि पुलिस को चार्जशीट के साथ हमलावर की संपत्ति का विवरण भी देना चाहिए, जिस पर तीसरे पक्ष के अधिकार को बनाने पर रोक होनी चाहिए। सुधारात्मक न्याय की अस्वीकृति। पीठ ने स्पष्ट किया कि एसिड हमलावरों के लिए सुधारात्मक दृष्टिकोण का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यह अपराध पीड़ित की है पहचान और जीवन को नष्ट कर देता है। कानूनी हस्तक्षेप, लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन। केंद्र सरकार ने निर्देश दिया
गया है कि वह एक ऐसे अपराधों के लिए सामान्य सजा नीति के बजाय एक अपवाद के रूप में विशेष कानून बनाने पर विचार करे। अगर वहीं देखें तो स्टेट और लंबित मामले, उत्तर प्रदेश में जो है 198 मामले लंबित हैं, पश्चिम बंगाल में 160 हैं, गुजरात में 114 हैं, बिहार में 68 हैं, महाराष्ट्र में 58 हैं। अगर इस पर हम देखें पीटी में क्वेश्चन किस टाइप के, एसिड हमलावरों के पीड़ितों के लिए मुआवजे और चिकित्सा सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुझाया गया नया उपाय केवल जेल की अवधि को दोगुना करना, हमलावर की संपत्ति की जब्ती और नीलामी, पीड़ितों को मुफ्त आवास प्रदान करना, दोषियों को पीड़ितों के घर पर काम करने के लिए मजबूर करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, बी इज करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मेंस की क्वेश्चन पूछ के कैसे होगा, न्याय केवल अपराधी को दंडित करना नहीं बल्कि पीड़ित की गरिमा को बहाल भी है। एसिड हमलावरों के पीड़ितों के लिए वित्तीय और सामाजिक पुनर्वास के महत्व पर चर्चा करें। अब वहीं पे लास्ट न्यूज देखें, पीएलआई योजना और विनिर्माण चुनौतियां, पीएलआई स्कीम्स एंड मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस। पेपर जीएस पेपर 3 से संबंधित है। जैसे आपका ये क्या क्या संबंधित है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवे, इसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इट्स इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी। ठीक है, 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता के भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बैटरी सेल और सौर पैनलों का घरेलू विनिर्माण अनिवार्य है, लेकिन वर्तमान डेटा नीति और जमीन के बीच की गहरी खाई को दर्शाता है। अच्छा, समाचार क्या है अगर इसके विषय में हम देखें तो, भारत की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव योजनाओं को विशेष रूप से बैटरी सेल और उच्च दक्षता वाले सौर फोटोवोल्टिक क्षेत्रों में गंभीर कार्यान्वयन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, बैटरी सेल विनिर्माण के लिए 50 गीगावाट घंटे के लक्ष्य का केवल 2.8% ही 2025 के अंत तक चालू हो पाया है। ठीक है, समझाने के लिए जरूरी अन्य बातें, अब स्ट्रीम वाटलनेक देखें तो सौ विनिर्माण में मॉड्यूल असेंबली 56% लक्ष्य प्राप्त को ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अपस्ट्रीम सेगमेंट जैसे पॉली सिलिकॉन और वेफर केवल क्रमशः 14 से 10% तक ही पहुंच पाएंगे। ठीक है, और घरेलू मूल्यवर्धन की शर्तें, बैटरी विनिर्माण 2 साल के भीतर 25% और 5 साल में 60% घरेलू मूल्यवर्धन की सख्त आवश्यकताएं कंपनियों के लिए एक बड़ी बाधा साबित हो रही हैं। वहीं पर तकनीकी विशेषज्ञों होता है, उस पे अगर देखें जो तकनीकी विशेषज्ञों का जो मुद्दा है कि चीनी तकनीकी विशेषज्ञों को वीजा जारी रखना जारी जारी तकनीकी विशेषज्ञों को वीजा जारी ना करना एक बड़ी समस्या है, क्योंकि वे विनिर्माण इकाइयों को स्थापित करने के लिए एक आवश्यक विशेषज्ञता रखते हैं। Not issuing the visa to Chinese technical expert is a major issue as the poses the expertise is required to set up units. रिकमेंडेशन देखें, पीएलआई योजना में कंपनियों की कुल संपत्ति के बजाय उनकी तकनीकी विशेषता, नेटवर्थ, टेक्निकल नो हाउ को प्राथमिकता देने के लिए नियमों में बदलाव की आवश्यकता है। द पीएलआई रूल्स नीड टू प्रायोरिटाइज द टेक्निकल नो हाउ रेदर देन जस्ट द नेटवर्थ ऑफ बिडिंग कंपनीज। ठीक है, अब सेक्टर देखें, टारगेट देखें, अचीवमेंट देखें, की रीजन देखें। सेक्टर जैसे सौर मॉडल में 100% टारगेट है, 56% वो हुआ है। मुख्य कारण मजबूत असेंबली इकाई अगर देख लें। पॉलीसिलिकॉन और वेफर देखें तो 100% है, इसमें 10 से 14% इसको हम अचीवमेंट किए हैं। तकनीकी विशेषता का अभाव है इसमें। बैटरी सेल में देखें तो 50 गीगा वाट हर्ट्ज लेना था, लेकिन 2.8% पाए हैं। भारी पूंजी और तकनीकी हाई कैपेक्स एंड टेक बैरियर्स। ठीक है, तो अभ्यास प्रश्न में जो क्वेश्चन आ सकते हैं पीटी के लेवल पे, वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको देखें। तो वो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारत में बैटरी सेल विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना के तहत 5 साल के भीतर कितना घरेलू मूल्यवर्धन अनिवार्य है। तो अगर हम देखें तो ए 25, 40, सी 60, 70, डी 75%। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट मतलब कि 60% कह रहे हैं। तो मुख्य परीक्षा में इसको अगर हम देखें तो क्वेश्चन कैसे, केवल पूंजीगत सहायता
उस सहायता उच्च तकनीक विनिर्माण की क्षमताओं को विकसित करने के पर्याप्त नहीं है। भारत और सौर सेल बैटरी संबंधी कथनवीर विश्लेषण करते हैं। अब सीरियाई कुर्द क्षेत्र स्वायत्ता संप्रभुता संघर्ष वाले क्षेत्र देख लें तो जीएस पेपर इतने संबंधित हैं। बशर अल असद के पतन के बाद सीरिया के पूर्वोत्तर में सरकारी बलों और कुर्द नेतृत्व वाली सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस के बीच भीषण लड़ाई छिड़ी हुई है। और नए अंतरिम नेता अहमद अल सरा अब कुर्दों की उस स्वायत्ता को समाप्त करना चाहते हैं जो उन्होंने 2011 में रोजावा क्षेत्र में बनाई थी। अब बैकग्राउंड, सीरियाई कुर्दों ने 2012 में असद सरकार को हटाने के बाद रोजावा या उत्तर पूर्वी सीरिया के लोकतंत्र स्वायत्ता प्रशासन की स्थापना की थी और उनकी सशस्त्र शाखा वाईपीजी ने अमेरिकी मदद से इस्लामिक स्टेट को हराने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर अन्य बातें जैसे सराज अब्द समझौता क्या था, इसमें देख लें। तुर्की और अमेरिकी स्थिति क्या थी, ये देख लें। और वहीं पर अगर हम देखें तो सांस्कृतिक रियासतें क्या थी, और अगर देखें तो एक्टर क्या थे, अभिनेता क्या थे, लक्ष्य क्या था, वर्तमान रुख क्या है, उससे संबंधित अगर प्रश्न देखें तो क्या हो। रोजावा क्षेत्र जो हाल ही में समाचारों में था, किस देश से संबंधित है? ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की। तो यहाँ पे होगा ईरान, सीरिया से संबंधित है। अब पूछ लेंगे कि अच्छा है कि सीरिया में कुर्द समस्या केवल एक जाति संघर्ष नहीं बल्कि यह जो है क्षेत्रीय संप्रभुता और वैश्विक हितों का एक जटिल जाल है। अब कुर्द से संबंधित, अब जैसे मेंस में क्वेश्चन आ जाए कि डोमसे क्लॉक, अब जैसे कयामती की घड़ी, डोमसे क्लॉक वैश्विक सुरक्षा से संबंधित, ये क्या है कि ये जीएस पेपर जो संबंधित होगा वो थर्ड से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। और डोमसे क्लॉक एक वैश्विक तबाही की संभावना के एक प्रतीकात्मक मापक है जो परमाणु प्रसार, जलवायु परिवर्तन, नई तकनीकों से संबंधित है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट डोमसे क्लॉक की सुइयों की आधी रात से 85 सेकंड दूर कर दिया, जो इतिहास में वैश्विक तबाही के सबसे करीब है। बैकग्राउंड और संदर्भ देखें तो इस घड़ी की स्थापना 1947 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी ताकि मानव निर्मित विनाश के खतरे को दर्शाया जा सके। और समझाने की जैसे परमाणु खतरा क्या है, इसमें एआई और गलत सूचना क्या मिल सकती है आपको, जलवायु जोखिम क्या मिल सकता है, और जैसे ईयर क्या है इसमें, इससे संबंधित बातें देख सकते हैं। और अभ्यास प्रश्न में देख लें कि क़यामत की घड़ी डूम्सडे क्लॉक का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? यूएन के द्वारा किया जाता है, आईएईए के द्वारा किया जाता है, बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट या डब्ल्यूईएफ के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे जो है बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे खत्म होता है। अब जैसे वैश्विक प्रौद्योगिकी एक दो विधारी तलवार है, डूम्सडे क्लॉक के संदर्भ में चर्चा करें और इसके एआई और परमाणु तकनीकी मानवता के लिए अवसर और अस्तित्व खतरे दोनों पैदा कर सकती है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। थैंक यू।